नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बूटिंग। खासतौर से ये AWS इंटरव्यू में अ, दो पार्ट होते हैं इसके, एक OS पार्ट और एक नेटवर्किंग पार्ट। तो OS पार्ट में बूटिंग प्रोसेस खास तौर पे पूछा जाता है एंड दैट्स व्हाई मैं इसको लेके आया हूँ आज। तो बूटिंग है क्या? बूटिंग, व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ बूटिंग? बूटिंग का डिक्शनरी मीनिंग है टू किक स्टार्ट समथिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। So in computer terms, if I talk, अगर मैं कंप्यूटर टर्म में बात करूं, जब आप स्विच ऑन करते हो पावर बटन और जब तक आप लॉगिन विंडो तक पहुंचते हो, इसके बीच का जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। तो कैसे, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या पार्ट्स इसके हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दो तरह की, मतलब हम, एक वार्म बूट होता है, एक कोल्ड बूट। वार्म बूट तब होता है जब आपने मशीन को स्विच ऑफ किया हो, when you switch off the machine and you are again turning it on, आपने स्विच ऑफ करके दोबारा टर्न ऑन किया हो, तो सारा प्रोसेस बिल्कुल शुरू से शुरू होगा और उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। जब हमने कंट्रोल आल्ट डिलीट से रिबूट किया है अपने सिस्टम को या रीस्टार्ट किया है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वार्म बूट। तो कहाँ तक के ऑपरेशन को हम कोल्ड बूट कहते हैं और कहाँ उसके बाद के ऑपरेशन को हम वार्म बूट कहते हैं, उन सब का डिस्कशन अभी हम कुछ मिनटों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। जब आपने पावर बटन को ऑन किया तो मदरबोर्ड को एक सिग्नल भेजा जाता है जो पावर सप्लाई को ऑन करता है। पावर सप्लाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पावर मेरे पास आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, बट डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो मुझे +5 वोल्ट चाहिए, -5 वोल्ट चाहिए, साथ में ग्राउंड चाहिए। उसके अलावा पावर सप्लाई +12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट भी जनरेट करती है। ये इनकी जरूरत पड़ती है मुझे डिस्क ड्राइव्स को, डिस्क ड्राइव में जो मोटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए और कूलिंग फैन के लिए। ये दो डिवाइसेस हैं जिनके लिए मुझे +12 वोल्ट और -12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। नहीं तो ज्यादातर जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो अब ये डिवाइसेस को सिग्नल पावर चली जाती है, उसके बाद एक पावर ओके सिग्नल जनरेट होता है। अगर मेरी पावर सप्लाई सही काम कर रही है एंड एक सही अमाउंट ऑफ पावर सारी डिवाइसेस को भेज पा रही है, तो एक पावर ओके सिग्नल प्रोसेसर को जनरेट करती है। उसके बाद ही प्रोसेसर एक्टिवेट होता है, नहीं तो प्रोसेसर एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रोसेसर एक्टिवेट होगा तो वो कहां से शुरू करेगा? रैम में मेरी अभी कुछ डेटा है नहीं, रैम इज एम्प्टी, और प्रोसेसर जो है सिर्फ मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो रैम का जो दूसरा पार्ट है, मेन मेमोरी, मेरी रैम और रोम दोनों को मिला के बनती है। रोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, वहां से ये एग्जीक्यूशन शुरू होता है। रोम में बेसिकली बायोस स्टोर रहती है। बायोस को हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिसमें कि वो रूटीन्स स्टोर्ड हैं, बेसिक रूटीन्स, कीबोर्ड से की रीड करने का, और मॉनिटर पे एक पिक्सल डिस्प्ले करने का, और बहुत सारी डिवाइसेस के साथ जो रूटीन्स हैं
और किस तरह से बूटिंग प्रोसेस शुरू करना है, वो सारी डिटेल्स भी बायोस के अंदर स्टोर रहती है। इसको हम बोलते हैं रोम बायोस, बिकॉज दिस इज रीड ओनली मेमोरी। सो व्हाट हैपेंस, मेरा जो एग्जीक्यूशन शुरू होता है वो बायोस के FFF0H एड्रेस से शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोस का एक स्टार्टअप प्रोग्राम रहता है जिसका यहाँ पे एक जंप लेके बायोस के स्टार्टअप प्रोग्राम पे मेरा प्रोग्राम मूव कर जाता है। एक बायोस का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है सबसे पहले पोस्ट को इनिशियलाइज करता है। पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अपने सारी डिवाइसेस को ये चेक करता है वेदर माय कीबोर्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, वेदर माय मॉनिटर इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, माय रैम इज करेक्टेड तो नहीं होगी रैम मेरी, ये सब चेक करता है। और जब ये सारी चीजें चेक कर लेता है और उसके बाद फिर ये बूट प्रोसेस, अगर कोई यहाँ पे फैटल एरर मिल जाती है तो बूट प्रोसेस को यही रोक देता है। और अगर कोई फैटल एरर नहीं मिलती और ये सारे जो चेक्स हैं ये परफेक्टली हो जाते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ पाते हैं। और उसके बाद वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, इन सब की चेकिंग करने के बाद यहां तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। और उससे आगे का प्रोसेस मेरा वार्म बूट कहलाता है। ठीक है, अब बायोस प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं, उनको डिटेक्ट करता है, कॉन्फ़िगर करता है और डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। आपने देखा भी होगा जितनी आपकी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं उसके बारे में मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और एक सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी समरी, कितनी रैम है, क्या किस तरह का क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सब के बारे में जानकारी मेरी यहाँ पे आ जाती है। आफ्टर दैट बायोस एक बूट डिवाइस की सर्च शुरू करता है, क्योंकि अगर मुझे बूटिंग करनी है तो आई नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन सम, वो किसी ना किसी डिवाइस पे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे इंस्टॉल होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो डिवाइस आपकी HDD हो सकती है, वो डिवाइस आपकी CD-ROM हो सकती है, वो डिवाइस आपकी USB हो सकती है। तो अब यहाँ से जो बायोस है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो एक सर्च करे कि बूट डिवाइस कोई एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, या एक से ज्यादा बूट डिवाइस एग्जिस्ट कर रही है तो प्रायोरिटी के हिसाब से किस डिवाइस से बूटिंग शुरू करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर बायोस में अपने बायोस सेटअप अगर आपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चेक किया हो, you can go to the BIOS setup via pressing escape key while in the initial phase of the booting. तो इसमें आप प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। You can set the priority of a डिवाइस, पहले कौन सी डिवाइस सर्च हो। अगर आप पहले चाहते हैं कि USB डिवाइस पहले सर्च हो, उसके बाद HDD सर्च हो, उसके बाद CD-ROM सर्च हो, तो you can set the priority in the BIOS setup। तो उसके लिए आपको बायो सेटअप में जाके इसकी टॉप प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, इसकी मिडिल प्रायोरिटी और इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले बायोस USB में सर्च करेगा। USB में अगर USB बूटेबल है तो वहां से बूट करेगा, और USB बूटेबल नहीं है तो HDD पे आएगा, और ये बूटेबल HDD है तो यहाँ से बूट करेगा, और यहाँ भी नहीं है तो फिर यहाँ आएगा। अगर ये भी बूटेबल नहीं है तो फिर नो बूटेबल डिवाइस फाउंड कह के बाहर आ जाएगा और बूटिंग प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा। राइट। सो अब इसके बाद एक बार जब बूटिंग डिवाइस मेरी डिसाइड हो गई तो हर बूटिंग डिवाइस में एक बूट सेक्टर रहता है।
वो बूट सेक्टर का काम क्या है? बूट सेक्टर, इसको हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, और इस मास्टर बूट रिकॉर्ड और बूट सेक्टर फ्रॉम द बूटिंग डिवाइस, ये जनरली सिलेंडर 0, हेड 0 और सेक्टर 1 ऑफ द बूटेबल डिवाइस में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हार्ड डिस्क की जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉन्सेंट्रिक प्लेटर्स होते हैं प्लास्टिक के, जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं, और ये आपकी स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप कह सकते हैं, लाइक दिस। There is a spindle and which rotates, and for each platter we have a read write head for both sides. So cylinder head and track, this is head number 1, head number 2, and so on. Then each, this is divided into sectors. So this is basically the transfer unit. This is one sector which is the basic transfer unit from a hard disk, और ये आपके सिलेंडर बनते हैं, ये मिला के ये देखिए ये एक सिलेंडर बना। तो कोई भी ब्लॉक या सेक्टर जो कि बेसिक ट्रांसफर यूनिट है, उसके लिए आपको हेड नंबर, सिलेंडर नंबर और सेक्टर नंबर ये पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का पर्पस यहाँ पे ये था कि जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है वो किसी भी हार्ड डिस्क के, किसी भी बूटेबल डिवाइस के सिलेंडर 0, हेड 0 और सेक्टर 1 में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखिए ये पहले से पता होना बायोस को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बायोस को ये नहीं पता होगा कि भैया बूटेबल डिवाइस मुझे मिल गई, कैसे बूटेबल डिवाइस पता करता है इसका भी अभी जिक्र करेंगे, बट जब एक बार बूटेबल डिवाइस मिल गई उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है और कहां से बढ़ना है, तो वो हमेशा जो बूटेबल डिवाइस है उसका सिलेंडर 0, हेड 0, सेक्टर 1 में मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता है। और इसको हम पहचानते कैसे हैं कि कोई डिवाइस बूट डिवाइस है कि नहीं है, तो उसके लिए बूट सिग्नेचर या मैजिक नंबर होता है, उससे मुझे पता लगता है कि एक पर्टिकुलर डिवाइस मेरी बूटेबल है या नहीं है। इसको बूट सिग्नेचर या मैजिक नंबर बोलते हैं। तो सिलेंडर 0, हेड 0 और ट्रैक 1 के इसमें जो सेक्टर है उसकी जो बाइट नंबर 511 एंड 512 हैं, उनमें रेस्पेक्टिवली 0x55 एंड 0xAA अगर है, तभी जाके आप बायोस को पता लगेगा कि दिस डिवाइस इज बूटेबल डिवाइस, नहीं तो ये इसको बूटेबल डिवाइस नहीं मानेगा और उसके बाद आपका काम यहीं पे रुक जाएगा। सो वन मोर थिंग कि बायोस जो है आपकी यहां तक का काम कर देगी। एक बार जब हमने मास्टर बूट रिकॉर्ड को फाइंड कर लिया, अब इस मास्टर बूट रिकॉर्ड को, ये तो हार्ड डिस्क में है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में है, अब सीपीयू कैन एक्सेस ओनली डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, right? And primary memory is basically RAM and ROM. तो अब इसको मास्टर बूट रिकॉर्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू RAM, और ये भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे बायोस को पता लगेगा कि कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर करना है। अभी तक जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो बायोस से कर रहा है, रोम से इंस्ट्रक्शन उठा के वहां से बूट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जब मास्टर बूट रिकॉर्ड मेरा एक बार लोकेट हो गया, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को स्पेसिफिक लोकेशन, इस लोकेशन पे लेके आ गए। एक्चुअली जो इंटेल x86 आर्किटेक्चर है वो एक सेगमेंट आर्किटेक्चर है,
सेगमेंट बेस्ड मेमोरी एड्रेसिंग है इसके अंदर। तो कोई भी एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेगमेंट और एक ऑफसेट। तो यहाँ पे 0x0000 is the segment start address and 0x7C00 is the offset। तो इस एड्रेस पे जाके ये मेरा मास्टर बूट रिकॉर्ड एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, ये यहां तक का जितना भी मेरा काम था मास्टर बूट रिकॉर्ड लोकेट करने का, यहां तक का जो मेरा काम था वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट था। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस सब के लिए ये काम होना ही होना था। बट यहां से आगे का जो काम है, क्योंकि अब मुझे कौन सी डिवाइस, मैंने बूटेबल डिवाइस की बात की, अब बूटेबल डिवाइस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली हुई है उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या होगा। मास्टर बूट रिकॉर्ड आपका विंडोज स्पेसिफिक हो सकता है, लाइनस स्पेसिफिक हो सकता है, या कोई वायरस, कोई हैकर भी इस मास्टर बूट रिकॉर्ड को अगर आपके चेंज कर दे तो वो पूरे के पूरे आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड की एनाटॉमी की हम बात कर लेते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड में बेसिकली ये 512 बाइट्स हैं, ये 440 बाइट का कोड है और डिस्क सिग्नेचर है जो कि हमने बात की थी, और ये मास्टर बूट रिकॉर्ड के सिग्नेचर है जो कि लास्ट 2 बाइट्स थी 0x55 0xAA, ताकि जिससे हमें पता लगा कि ये डिवाइस बूटेबल डिवाइस है। ये 2 बाइट्स खाली हैं और ये पार्टीशन टेबल है। एक्चुअली पार्टीशन क्या होता है? एक मेरी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। दिस 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क में बी पार्टीशन इनटू वेरियस लॉजिकल पार्टीशंस। फिजिकल डिवाइस मेरे पास एक ही है, आई हैव ओनली वन फिजिकल डिवाइस, बट इस फिजिकल डिवाइस को मैंने 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। मान लिया 300 जीबी का एक पार्टीशन है, 500 जीबी का एक पार्टीशन है, और बाकी बचा हुआ 200 जीबी का एक पार्टीशन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लॉजिकल डिवाइसेस बन गई मेरी एक तरह से। दीज आर लॉजिकल डिवाइसेस, और इनको मैं अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो इसके दीज आर नोन एज पार्टीशंस, इनको हम बोलते हैं पार्टीशंस। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में और एक पार्टीशन टेबल स्टोर रहती है। पार्टीशन टेबल की 16 बाइट एंट्री, 64 बाइट्स ये पार्टीशन टेबल लेती है। इसमें 4 into 16 64 बाइट्स इसमें लग गई, और ये बेसिकली डिस्क सिग्नेचर है जो कि डिस्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ये मेरा मास्टर बूट रिकॉर्ड है। अब पार्टीशन टेबल में क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या नहीं रहती, उसका अभी हम जिक्र करेंगे। बट अभी आप मास्टर बूट रिकॉर्ड की एनाटॉमी आपको मैंने बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पार्टीशन टेबल है। देखिए, कोई भी पहली चीज तो बूट इंडिकेटर है। पहली बाइट जो है, पहली बाइट एक इसका लेंथ है, और अगर ये 80H है तो इसका मतलब दिस डिवाइस इज एक्टिवली बूटेबल डिवाइस। 1 से 3 ये बेसिकली आप ये समझो स्टार्टिंग CHS वैल्यू लोकेशन ऑफ ए पार्टीशन फर्स्ट सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी हार्ड ड्राइव में 3 चीजें हैं, हेड, सिलेंडर और सेक्टर। तो जब हम पार्टीशन करते हैं तो हम इसका पार्टीशन सिलेंडर वाइज करते हैं। मान लिया 20 हेड्स हैं, 1000 सिलेंडर्स हैं, और हर ट्रैक पे मेरे से 16 सेक्टर्स हैं। तो इतने ब्लॉक्स हैं, और 512 बाइट्स का एक ब्लॉक है। तो दिस विल बी द साइज ऑफ द हार्ड डिस्क। तो ये मेरे हो गए हेड, इतने सिलेंडर, ये सेक्टर्स पर ट्रैक, और ये ब्लॉक साइज। तो ये दिस विल बी द टोटल साइज। इतनी बाइट्स मेरी ये हार्ड डिस्क रखेगी। अब मुझे इसको पार्टीशन करना है, तो मैं सिलेंडर के हिसाब से पार्टीशन करता हूँ, हेड्स और सेक्टर्स में नहीं करके। मैं ये कहता हूँ कि भैया 0 से लेके 999 तक सिलेंडर्स हैं। मैंने क्या किया कि 0 से लेके 499 तक मैंने एक पार्टीशन दे दिया, 500 से लेके
699 तक मैंने एक पार्टीशन दे दिया और 700 से लेके 999 तक मैंने एक पार्टीशन कर दिया। तो ये 3 पार्टीशंस हो गए। तो ये स्टार्टिंग सिलेंडर नंबर है और ये एंडिंग सिलेंडर नंबर है। तो वही मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग CHS सिलेंडर हेड एंड सेक्टर, ये वो वैल्यू बताएगा। 3 बाइट की इसकी लेंथ होगी। 4th बाइट पार्टीशन का टाइप बताएगा। टाइप ये बताएगा कि मेरा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। आपने पढ़ाई होगा NTFS, FAT16, FAT32, these are Windows based. NTFS, FAT16, FAT32, उसके बाद Linux में ext2, ext3, ext4। तो these कौन से तरह का मेरा पार्टीशन टाइप है, जो मतलब ये मैंने पार्टीशन जनरेट किया है, इसमें कौन सा फाइल सिस्टम मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो वो एक बाइट यहाँ पे हो गई। फिर एंडिंग सिलेंडर हेड एंड सेक्टर। मान लिया मैंने कहा कि भैया मेरा जो पार्टीशन शुरू हो रहा है वो सिलेंडर 0 से लेके हेड 1 और सेक्टर 1 और एंड हो रहा है सिलेंडर नंबर से 499, हेड 20 एंड सेक्टर 16। तो यहाँ पे मेरा एंडिंग वैल्यू आ जाएगी 8 से 11। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। एक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 16 मान लिया 20 हेड्स थे और 1000 सिलेंडर थे और 16 एक ट्रैक के अंदर सेक्टर्स थे। तो टोटल जो मेरे सेक्टर हुए 32, 1, 2, 3, 4 इतने ब्लॉक्स मेरे पास हैं। तो मैं इसको एक लीनियर एरे की तरह से भी एड्रेस कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं एड्रेस करने के किसी भी ब्लॉक को, या तो मैं उसका सिलेंडर हेड और सेक्टर बता दूं, या फिर मैं एक नंबर उसको दे दूं। मान लिया मैंने कहा कि ये 31009 ये मेरा ब्लॉक नंबर है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए सिलेंडर हेड सेक्टर में, वो जिम्मेदारी सिस्टम की है। बट इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेक्टर वैल्यू। तो लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस की बात हम यहाँ पे करते हैं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं एड्रेसिंग। तो यहाँ पे पार्टीशन टेबल में हम लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस भी स्टोर करके रखते हैं, राइट। पार्टीशन टेबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। अच्छा, ये लास्ट की जो 4 बाइट्स हैं ये पार्टीशन का साइज बताएंगी कि कितने सेक्टर्स मेरे पार्टीशन में अवेलेबल हैं। ये एक एंट्री बन गई। ऐसी ऐसी मेरे पास 4 एंट्री पॉसिबल हैं, क्योंकि 16 बाइट्स इसमें लगी और टोटल साइज जो अवेलेबल है मेरे पास वो 64 बाइट्स है। तो इस तरह की मेरे पास 4 एंट्रीज पॉसिबल है। अब मुझे मास्टर बूट रिकॉर्ड मिल गया, उसको मैंने यहाँ पे इस एड्रेस पे रैम में स्टोर कर दिया। अब कंट्रोल जो है वो बायोस से शिफ्ट होके बायोस से कंट्रोल चला जाएगा एमबीआर पे। एमबीआर में एक कोड लिखा है जो मैंने दिखाया था जब एमबीआई के एंड पे बात की थी, तो 440 बाइट्स का कोड है। अब यहाँ पे रोल आता है बूट लोडर का, ठीक है। ये बेसिकली जो 440 बाइट्स का कोड है, ये इसको हम बोलते हैं स्टेज 1 बूट लोडर। अच्छा, मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आगे का जो प्रोसेस है वो मैं लिनक्स स्पेसिफिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि AWS में भी जो फोकस रहता है वो लिनक्स पे ज्यादा रहता है। तो और बाकी विंडोज का भी हम बूटिंग प्रोसेस आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरा फोकस जो है वो लिनक्स पे है। तो लिनक्स पे बेसिकली
स्टेज 1 बूट लोडर मेरा इस 440 बाइट्स कोड में है। इसका काम यह है कि नेक्स्ट स्टेज बूट लोडर को लेके आना मेमोरी में, और वो कहाँ रिजाइड करेगा? जनरली ये जो नेक्स्ट स्टेज बूट लोडर है ये रिजाइड करता है या तो पार्टीशन एरिया इन द डिस्क विच इज हार्ड कोडेड इन MBR। इसमें ये जो 440 बाइट में है, इसमें एड्रेस हमारी नेक्स्ट स्टेज का अवेलेबल रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा बूट लोडर कई तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है वो ग्रब है। इसी तरह से लीलो है, विंडोज एनटी के लिए एनटी LDR है। उनमें क्या डिफरेंस है उसका भी हम जिक्र करेंगे, बट अभी हम चूंकि लिनक्स की बात कर रहे हैं, लिनक्स में ग्रब सबसे पॉपुलर है। और ये मल्टी बूटिंग ऑपरेटिंग, जब हम मल्टी बूटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तब भी ग्रब हमारा हेल्पफुल रहता है। ग्रब अपने आप में बड़ा पावरफुल है, इसके अपने कमांड्स हैं, तो वो कमांड्स भी हम कुछ देखेंगे। बट अभी आप ये देखो कि ग्रब की स्टेज 1.5, स्टेज 1 तो मेरी MBR में थी, स्टेज 1.5 कहाँ पे मेरी है? स्टेज 1.5 फर्स्ट 30 किलोबाइट ऑफ हार्ड डिस्क immediately following MBR in Linux partition, या तो MBR के जस्ट अगली जो 30 किलोबाइट्स हैं उसमें स्टेज 1.5 है, या Linux पार्टीशन में। यहां से मुझे स्टेज 1.5 मिल जाएगी। स्टेज 1.5 जब आ गई तो अब ये स्टेज 1.5 पावरफुल है, ये फाइल वगैरह एक्सेस कर सकती है, हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकती है। तो /boot/grub से इसकी जिम्मेदारी यह है कि ये स्टेज 2 को लोड करे। स्टेज 2, क्योंकि ग्रब एक ऐसा फाइल सिस्टम है, सॉरी ऐसा बूट लोडर है जिसको कि फाइल सिस्टम का पता है, कैसे फाइल एक्सेस करनी है, कहां से फाइल एक्सेस करनी है, डायरेक्टरी क्या है, उन सब चीजों की जानकारी ग्रब के पास रहती है। तो ये स्टेज 2 जो है मेरी, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक तो स्टेज 2 बूट लोडर है, साथ में अल्टरनेट लोडर्स भी पॉसिबल हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मल्टी बूटिंग ऑपरेट सिस्टम अपना बनाते हैं तो एक मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है उन सब की लिस्ट आ जाती है, और जिसमें कि आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक डिफॉल्ट रहता है, अगर आप एक विद इन टाइम फ्रेम रेस्पॉन्ड नहीं करते तो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बूटिंग शुरू हो जाती है, नहीं तो आप एरो अप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये सारा काम ग्रब के थ्रू होता है। एक grub.cfg फाइल होती है, grub.cfg फाइल, इसके अंदर आप ये मेन्यू जो है, मेन्यू के आइटम्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है कितने कितने सेकंड तक ये वेट करेगा फॉर द यूजर रेस्पॉन्स, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स it will wait for user response, that is also that can also be set, उसको भी हम यहाँ पे grub.cfg की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप या तो मेन्यू से सेलेक्ट कर लो स्पेसिफिक कर्नल, या ग्रब का अपना एक कमांड लाइन होता है। ग्रब के अपनी एक कमांड लाइन है, उसमें बहुत सारे इसके कमांड्स हैं। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ, बाकी और भी बहुत सारे कमांड हैं जिनका जिक्र कभी मौका मिला तो बाद में करेंगे। तो एक कमांड इसका कर्नल है, एक कमांड initRD है। तो कर्नल की जो इमेज मुझे लोड करनी है मैंने यहाँ पे दे दिया, ये कर्नल की इमेज और ये मेरी initRD की इमेज। तो इन दो को मैंने अगर कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से कर दिया तो मेरा ये वाला कर्नल जो है वो बूटिंग प्रोसेस शुरू कर देगा। ये मेरा हो गया। ठीक, अब जो
init rd है. Init rd ramdisk module contains the modules required for mounting the root partition. Actually Linux में जब तक आप फाइल सिस्टम माउंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे. एक्चुअली विंडोज ये सारा काम ऑटोमेटिकली करता है, बट लाइनक्स में ये एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा. तो एक तो init rd contains the modules required for mounting the root partition. root partition को पहले मुझे माउंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका यूज कर सकता हूँ. init rd resides on the same partition on which the kernel image is present. कर्नल इमेज जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे मेरा ये init rd वाला रहता है. तो the kernel loads the init rd in memory, access the modules and mounts the root partition in read only mode. रूट पार्टीशन को माउंट कर देता है अभी ये रीड ओनली मोड में. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब तक मेरा रूट पार्टीशन माउंट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते. इसके बाद कंप्यूटर की कर्नल बेसिकली मैंने पिछली लेक्चर में बताया था, कर्नल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. which resides always in the main memory. And is responsible for all important functions. जो सबसे important functions हैं, responsible for process management, CPU scheduling, memory management, all these actions are taken by the kernel. So ये मेमोरी को और वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज कर देता है, कॉन्फ़िगर कर लेता है. उसके बाद में ये init rd इमेज को ढूंढता है. init rd इमेज इसको पता है कहाँ मिलेगी, एक प्रीडिटरमाइंड लोकेशन है, वहां पे इसको ढूंढता है, इसको डिकम्प्रेस करता है, इसको माउंट करता है, और जो नेसेसरी ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे सीपीयू है, ये आपकी डिवाइस है, ठीक है. तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिफरेंस है. सीपीयू की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिवाइस की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है. ये मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी हो सकती है, ये हो सकता है ज्यादा वोल्ट पे काम कर रही हो. तो बीच में एक डिवाइस कंट्रोलर रहता है. दिस इज हार्डवेयर. और एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो कि इन दोनों को सीपीयू और मेमोरी और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है. तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर भी, जो कि डिवाइसेस को ऑपरेट करने में सीपीयू की मदद करता है. तो ड्राइवर्स को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा उनको मेमोरी में. अब जो डिवाइसेस है, मान लिया जो नेसेसरी ड्राइवर्स हैं उन्हीं को सिर्फ लोड करेंगे. उसके बाद एक इट इनिशियलाइज वर्चुअल डिवाइसेस रिलेटेड टू फाइल सिस्टम, और उसके बाद में जो init rd डिस्क इमेज है इसको ये अनमाउंट कर देता है. इसका काम यहीं तक था, इनिशियलाइज करने तक. उसके बाद एक रूट डिवाइस क्रिएट करेगा, उसको माउंट द रूट पार्टीशन रीड ओनली फॉर्म, और जितनी अनयूज मेमोरी है उसको फ्री कर देगा. यहां तक का जो पोर्शन है वो कर्नल का है. उसके बाद कर्नल ट्रांसफर कंट्रोल कर देता है एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं init. और ये कहाँ स्टोर रहता है, ये /sbin/init. इस /sbin डायरेक्टरी में एक init प्रोग्राम है जो कि सिस्टम को इनिशियलाइज करने में हमारी मदद करता है. तो init कमांड क्या करता है? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये init कमांड जो है, दिस इज द बेसिकली द parent and grandparent of all the processes that start up automatically in a Linux system. Linux में प्रोसेसेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है.
parent-child relationship. A process can create another process. ये जब हम प्रोसेस एंड थ्रेड्स पढ़ेंगे तब डिटेल में इसमें बात करेंगे, बट अभी मैं कहना चाहूंगा कि सिस्टम कॉल है फॉर्क। उस सिस्टम कॉल फॉर्क की हेल्प से कोई भी प्रोसेस एक अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज, लिनक्स में हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आईडी। और हर प्रोसेस का एक पीपीआईडी भी होता है, पेरेंट्स पीआईडी। तो हम कभी भी देख सकते हैं कि इस प्रोसेस का पेरेंट कौन है। तो वहां यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इनिट प्रोसेस ये कर्नल ने इनिशिएट किया था, that becomes the parent or grandparent of all the processes which are automatically starts up. तो उसके बाद इनिटी प्रोसेस ये एक स्क्रिप्ट रन करता है जो कि मेरी /etc/rc.d/sysinit, यहाँ ये एक स्क्रिप्ट है। बेसिकली लिनक्स में बैच फाइल्स होती हैं जिसमें कि हम कमांड्स को एक साथ शेल स्क्रिप्टिंग होती है। हम लिनक्स के कुछ कमांड्स और इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसके ई थ्रेड्स का कैसे यूज कर सकते हैं। थ्रेडिंग जावा में आपने पढ़ी होगी, बट सी में कैसे थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम एक लेक्चर लेंगे। बट अभी मेरा पर्पस सिर्फ कहने का ये है कि ये एक स्क्रिप्ट है जो एनवायरमेंटल पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स और सिस्टम के इनिशियलाइजेशन में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, उन सबको ये टेक केयर करती है। फाइल सिस्टम को चेक करेगी, हार्डवेयर क्लॉक को इनिशियलाइज करेगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि पाथ क्या है। जिस बेसिकली जब आप कोई भी डायरेक्टरी सर्च करते हैं तो करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा। अगर करंट डायरेक्टरी में नहीं है फाइल, तो उसके बाद अगर आपने एनवायरनमेंट पाथ कुछ सेट किए हुए हैं तो उसमें जाके भी ये सर्च करेगा, अदरवाइज कहीं और सर्च नहीं करेगा। तो एनवायरनमेंट पाथ, इसके अलावा कुछ और एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं जो कि मेरे सिस्टम के एनवायरनमेंट को सेट करने में मदद करते हैं। तो उन सब सेटिंग का काम ये sysinit स्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। दूसरे, ये हार्डवेयर क्लॉक को इनिशियलाइज करता है। हार्डवेयर क्लॉक किस तरह से काम करता है थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। 3 गीगाहर्ट्ज की अगर मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, तो 3 × 10⁹ सिग्नल्स एक सेकंड में इस तरह के जनरेट हो रहे हैं। और उसके बाद हमारा एक टाइमर यहाँ पे रहता है। इस टाइमर में एक वैल्यू हमने इनिशियली कुछ डाल दी, उसको डिक्रीमेंट करते रहते हैं हर क्लॉक टिक पे। और जब ये वैल्यू 0 हो जाती है, जब हम वैल्यू ऐसी डालते हैं कि ये जब 0 हो तो कम से 1 सेकंड इलैप्स हो चुका हो, तो यहाँ पे मेरा dd yy आवर मिनट सेकंड और फिर और सेकंड, ये सारी मेरे पास स्टोर रहती हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है जब 1 सेकंड इलैप्स हो गया, तो दिस विल बी चेंज्ड एंड अकॉर्डिंगली रिपल इफेक्ट इसका आगे तक जाएगा। लेकिन अभी मेरा यहाँ पे कहने का पर्पस ये है कि हार्डवेयर क्लॉक, अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है तब भी आपकी जो टाइम है, जब आपने दोबारा ऑन किया तो टाइम आपको बिल्कुल अप टू डेट मिलता है। उसका रीजन ये है कि एक सीमॉस बैटरी रहती है जो कि आपकी क्लॉक को टिक प्रोवाइड करती रहती है। सीमॉस बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
तो ये CMOS रैम रहती है और इसको पावर एक, क्योंकि अगर पावर ऑफ चली गई CMOS रैम की तो वोलेटाइल मेमोरी है और आपका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, बट इसको हम पावर देते रहते हैं बैटरी से। और चूंकि ये CMOS है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये बहुत कम पावर लेते हैं। जहां कहीं आपको पावर बचानी है तो CMOS IC आप यूज कर लेंगे तो आपकी पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ऑफशूट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हार्डवेयर क्लॉक की बात थी तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको कि क्लॉक किस तरह से काम करती है। तो सिस्टम यूनिट ने सारा काम कर दिया, एनवायरनमेंट पाथ सेट कर दिया, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया, हार्डवेयर क्लॉक को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो एक इनिट कमांड जो है, इनिट टैब, इस स्क्रिप्ट को रन करता है। इस स्क्रिप्ट में सिस्टम के रन लेवल, बेसिकली लाइनक्स की हम बात कर रहे हैं तो लाइनक्स में सिस्टम को हम कई सारे रन लेवल में, कौन कौन से रन लेवल हैं उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये हमें भी बताएंगे। तो init command starts all background processes। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक foreground processes और एक बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आप फोरग्राउंड में कुछ और दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन फोरग्राउंड प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई दूसरा आप यूजर से रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस जब चल रहा है तो यूजर कैन इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एंड कैन सी द रिजल्ट्स। तो ये काम इस तरह से चलता है। अब init sets the source function library, फंक्शन लाइब्रेरीज की बात करता है, हाउ टू स्टार्ट और किल ए प्रोग्राम एंड हाउ टू डिटरमिन द PID ऑफ ए प्रोग्राम। ये सारे काम init मेरा यहाँ पे करता है। और उसके बाद हम रन लेवल देख लेते हैं, रन लेवल कौन कौन से हैं और किस रन लेवल का क्या पर्पस है। तो बेसिकली यहाँ पे 7 रन लेवल हैं। 0 इज सिस्टम हॉल्ट, अगर मैंने रन लेवल 0 दे दिया तो सिस्टम मेरा वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और पावर ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, यूनिक्स और लाइनक्स आर बेसिकली मल्टी यूजर सिस्टम्स। दीज वर डिजाइन्ड इन दिस मैनर कि मल्टीपल यूजर्स कैन कोएग्जिस्ट इन ए सिस्टम। बट अगर मुझे लिनक्स सिस्टम को सिंगल यूजर मोड में एक्टिवेट करना है तो मुझे रन लेवल 1 देना पड़ेगा। ओके, अगर मैं रन लेवल 2 देता हूं तो मल्टीपल यूजर मोड है विद नो एफएस, इसमें नेटवर्क फाइल सिस्टम नहीं है। आप उस केस में जो रिमोट फाइल सिस्टम और रिमोट लॉगिन उन सब फैसिलिटीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। रिमोट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल बिकॉज NFS इज नॉट अवेलेबल। Number 3, run level 3 is multiple user mode under the command line interface। अब लिनक्स जब पहले डिजाइन हुआ था तो ये कमांड लाइन इंटरफेस के लिए ही हुआ था, बट धीरे धीरे विंडोज आया, विंडोज पॉपुलर हो गया और विंडोज GUI की वजह से पॉपुलर हो गया। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी है, इनको भी लगा कि भाई हमें भी, तो यहाँ पे भी GUI मोड आपका आ गया। बट अगर आपको मल्टीपल यूजर मोड कमांड लाइन इंटरफेस मोड में करना है तो आपको रन लेवल 3 देना पड़ेगा। यूजर 4 इज लेफ्ट ब्लैंक एंड दिस इज यूजर डिफाइनेबल। मल्टीपल यूजर मोड अंडर GUI आपको करना है तो आपको रन लेवल 5 देना होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रन लेवल 5 देते हैं डिफॉल्ट। अगर हमें करना है तो चूंकि हम जनरली यही चाहते हैं मल्टीपल यूजर मोड अंडर GUI खुले, तो रन लेवल या तो मेरा 5 रहेगा और अगर सिंगल यूजर है तो मैं 2 दूं। रन लेवल अगर 6 दे दिया तो रिबूट हो जाएगा सिस्टम, और रिबूट होगा और सिस्टम फिर मेरा रीस्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे डिफरेंट रन लेवल्स थे जिनका यूज हमें अपने अकॉर्डिंगली करना है, किस तरह से हम अपने सिस्टम को रन करना चाहते हैं। ये सब बातें हमारे रन लेवल से सेट हो जाती हैं। हमें सिंगल यूजर चाहिए कि मल्टीपल यूजर चाहिए कि GUI में काम करना है, किस तरह से काम करना है, ऑल दीज आर सेट बाय रन लेवल। तो init tab sets the default run level and dictates that SBIN update should be run whenever it starts a given run level। अब यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा बूट लोडर का जिक्र करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया था कि कई तरह के बूट लोडर्स अवेलेबल हैं, जैसे एक लीलो है जिसको हम बोलते हैं लाइनक्स लोडर।
एक ग्रब है ही, जो कि पावरफुल लोडर है और लिनक्स के लिए बहुत यूज होता है, मल्टीबूटिंग के लिए। मल्टीपल ओएस सिस्टम्स। और एक है NTLDR, जो कि विंडोज के लिए यूज होता है। और अब विंडोज 10, विंडोज 10 के लिए आपका आ गया विन मैनेजर, बूट NGR। ये विंडोज NT और इन सब के लिए यूज होता था, बट इसके लिए विंडोज 10 के लिए आपका विंडो बूट MGR है, विच इज वेरी पावरफुल। So we will discuss some of these bootloaders. दो तरह के बूटलोडर होते हैं, एक तो जो फाइल सिस्टम अवेयर है, एक जो फाइल सिस्टम अवेयर नहीं है। तो फाइल सिस्टम अवेयर, जैसे ग्रब की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था कि इसका कमांड प्रॉम्प्ट है और इसमें हम कमांड दे सकते हैं। तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और ये फर्मवेयर की फैसिलिटीज को यूज करते हैं और अपने इनके डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। दूसरे तरह के जो ऑपरेटिंग जो बूट लोडर्स हैं वो फाइल सिस्टम अनअवेयर हैं, जनरल लोडर्स हैं। ये फर्मवेयर की फैसिलिटीज का यूज करते हैं। लीलो इस तरह का एक एग्जांपल है जो कि फाइल सिस्टम अनअवेयर बूट लोडर है। तो इसमें से आपको जो सूटेबल करता है, सबके अपने एडवांटेजेस हैं। फाइल अनअवेयर लोडर्स के एडवांटेजेस क्या है कि नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन बूट लोडर और मैप इंस्टॉलर इफ फाइल सिस्टम ए न्यू ड्राइव इज सपोर्टेड बाय द लिनक्स कर्नल। अभी एक नई ड्राइव आ गई, नई डिवाइस आ गई और उसको लिनक्स कर्नल सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बूट लोडर को भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी अगर मैं ग्रब की बात करूं। बट अगर फाइल सिस्टम अनअवेयर लीलो की बात करूं तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड, नीड टू बी चेंज्ड। Whereas this no change required in this case. Map installer has to run after adding new kernel image. जब भी आपको नई कर्नल इमेज आप ऐड करेंगे तो आपको मैप इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर मूविंग द कर्नल, या कर्नल को एक नए पाथ पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना बूटिंग कर सकते हैं। अब लिनक्स में बूट लोडर किस तरह से काम कर रहा है कि stage 1 bootloader just does enough to load next stage. Next stage can reside, ये वही बात आ गई जो मैंने पहले बता चुका आपको, ये सारे कमांड्स मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे मेरा जो काम है, एक सेकंड, कुछ चीजें रह गई हैं मैं बताता हूँ आपको भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लिनक्स का। मेरा बूटिंग का काम पूरा हो चुका। अब हम बात करते हैं विंडोज एक्सपी बूट की। विंडोज एक्सपी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा था विंडोज 10 के आने से पहले। पहले विंडोज 7 भी इतना नहीं चला जितना विंडोज एक्सपी और विंडोज 10 है। तो विंडोज 10 की बूटिंग की भी हम बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट अभी हम विंडोज एक्सपी की बूटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विंडोज एक्सपी में जो NTLDR मैंने बताया था, ये लोडर मेरा काम करता है। ये मेमोरी एड्रेसिंग अलाउ करता है, इनिशिएट फाइल सिस्टम एंड रीड boot.ini। इसके अंदर जो हमारा ग्रब में grub.cfg फाइल के अंदर बूट मेन्यू था, इसमें जो बूट मेन्यू है वो boot.ini फाइल में है। और ये जो इंपॉर्टेंट फाइल्स इसकी हैं वो है antidetect.com,
boot.ini, bootsec.dos, ये मल्टी ओएस बूटिंग के लिए यूज होता है। एंटी boot d.sys, ये SCSI एडाप्टर्स के लिए। तो अब यहाँ पे boot.ini में ये मेरा मेन्यू है। यहाँ से हमने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद NTLDR जो डिटेक्ट कर, वो एक antidetect.com इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। और एक boot.ini को। उसके बाद bootSector.dos। अब सिस्टम स्टार्ट्स इन रियल मोड। अब ये यही दोनों मिला के आपका बेसिकली एंटी डिटेक्ट एंड एंटी कर्नल डॉट मिला के ही आपका एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं। और ये शुरू करते हैं रियल मोड में। मैंने आपको बताया था कि रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड, प्रिविलेज्ड मोड और कर्नल मोड, ये सारे एक ही चीज के नाम है जिसमें कि सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल होती है। दूसरी तरफ आपका यूजर मोड रहता है या प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड ये नहीं, प्रोटेक्टेड अलग है इससे, प्रोटेक्टेड यहाँ है। तो दिस इज बेसिकली रियल मोड, ये यूजर मोड या फिर प्रोटेक्टेड मोड। तो रियल मोड में एग्जीक्यूशन शुरू करता है। सिस्टम शुरू हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा? NTLDR जो है NTOS kernel.exe and HAL.dll. HAL is hardware abstraction layer. And DLL is dynamically linked libraries. Dynamic linked libraries. तो NTLDR इन दोनों को लोड करता है, NTOS kernel.exe and HAL.dll। ये दोनों मिला के ही बेसिकली विंडोज एक्सपी हैं। ये ही विंडोज एक्सपी है, क्योंकि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है और ये कर्नल का काम करता है। NTLDR उसके बाद रजिस्ट्री को रीड करता है। चूज ए हार्डवेयर प्रोफाइल एंड ऑथराइज डिवाइस ड्राइवर्स। कौन सा हार्डवेयर प्रोफाइल मुझे यूज करना है उसको चूज करेगा, डिवाइस ड्राइवर्स को ऑथराइज करेगा। उस यहाँ पे कंट्रोल जो है NTOS kernel.exe के पास चला जाता है, जो कि एक WinLogon सर्विस है। इस सर्विस को स्टार्ट करेगा। और उसके बाद lsas.exe, जो कि हमारी लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद का प्रोसेस में यहीं तक का काम था हमारा। उसके बाद यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन स्क्रीन इज डिस्प्लेड, और मेरा विंडोज का एक्सपी का बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और यूजर अपना लॉगिन करके इट कैन स्टार्ट वर्किंग जैसे ये करना चाहे। ये आज हमने लाइनेक्स और विंडोज दोनों का बूटिंग प्रोसेस पढ़ा, समझा। थैंक यू। एक दो चीजें रह गई। एक तो विंडोज 10 का बूटिंग, बूट MGR, और एक जो आपका बायोस का रिप्लेसमेंट आया है UEFI, उसको हम किसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।